Assalamualaikum dear students. Today our topic of discussion is properties of the waves. The basic properties of two-dimensional waves, such as water waves, can be described by using ripple type. हमने ना यहाँ पे डिस्कशन करनी है रिपल टैंक के एक्सपेरिमेंट में। अब ये रिपल टैंक क्या चीज होती है हमारे पास? The device which is used to produce device which is used to produce water waves is known as ripple tank. यानी वो वाला एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, वो वाली डिवाइस जिसमें हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है वाटर वेव्स, उसको हम नाम देते हैं रिपल टैंक। इसमें अगर सबसे पहले फिगर के ऊपर बात की जाए तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे जिसकी बेस जो है वो हमारे पास है ट्रांसपेरेंट, या एक ट्रे जिसकी बेस हमारे पास है ट्रांसपेरेंट। हमने क्या करना है, स्टैंड के साथ दो चीजें हमने अटैच करनी है। ये लेट से हमारे पास आ गया स्टैंड, इसके साथ हमने दो चीजें अटैच करनी है। एक हमने अटैच करना है मोटर, और मोटर के साथ हमने लगाने वाइब्रेटर। यानी ये हमारे पास आ गई मोटर, और इसी मोटर के आगे यहाँ पे हमने अटैच किए हुए वाइब्रेटर, और इसी स्टैंड के साथ ऊपर जो है वो हमने लगाए हुए लैंप। ये हमारा आ गया जी वाइब्रेटर। ये हमारी आ गई मोटर, और ये हमारे पास आ गया लैंप। जैसे मोटर ऑन होगी तो वाइब्रेटर जो है वो हमारे पास वाइब्रेट करेगा, और ये जो है ये जो इसकी बेस है रेक्टेंगुलर ट्रे की बेस, वो हमारे पास है ट्रांसपेरेंट। जैसे मोटर ऑन होगी तो वाइब्रेटर जो है वो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने का मतलब ये है इसकी जो मोशन होगी वो अप एंड डाउन होगी, या हमारे पास इसकी जो मोशन होगी वो होगी टू एंड फ्रो मोशन। ये जैसे वाइब्रेट करेगा तो इस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर, इसके अंदर हमारे पास मौजूद है जी वाटर। तो वाटर के मीडियम के अंदर, वाटर के मीडियम में हमारे पास क्रिएट होगी डिस्टर्बेंस। जब वाटर के मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होगी। एनर्जी या डिस्टर्बेंस ये हमारे पास ट्रांसफर होगी, और हमारे पास इस मीडियम के अंदर जिस टाइम यहाँ पे डाउन मोशन करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो इस मीडियम के अंदर हमारे पास प्रोड्यूस होगी जी वेव्स। क्या चीज प्रोड्यूस होगी जी? वेव्स। अब इसकी डिस्टर्बेंस की वजह से, अप एंड डाउन मोशन की वजह से हमारे पास पानी के मीडियम के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही है, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पे सेकंड चीज है हमारे पास कंस्ट्रक्शन के अंदर लैंप। अब लैंप कैसे लिए यूज किया जाएगा? हमारे पास लाइट के लिए यूज किया जाएगा। यानी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स को स्टडी करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स में हमारे पास रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और डायफ्रैक्शन है। अब जिस टाइम पे हमारे पास जो लाइट है वो वेव जो बनेगी वो हमारे पास इस शेप में बनेगी। ये बनी वेव बनेगी ऐसे, ये बनी वेव। और हमें पता है वेव के अंदर अबाउट द मीन पोजीशन जो चीज होती है उससे बोला जाता है क्रस्ट, और जो बिलो द मीन पोजीशन होती है उससे बोला जाता है ट्रफ। अब ये भी क्रस्ट, ये ट्रफ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्रस्ट 2
दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, इसे बोला जाता है लैम्डा या वेव। अब होगा क्या, जिस टाइम ये लाइट पड़ेगी क्रस्ट के ऊपर, तो क्रस्ट जो है वो उस लाइट को करेगा कन्वर्ज, और हमारे पास यहाँ पे बनेंगे ब्राइट रीजन्स या ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पे क्रिएट होते हैं। और जिस टाइम लाइट पड़ेगी ट्रफ के ऊपर, तो ये हमारे पास उसको करेगा डाइवर्ज। जब डाइवर्ज करेगा तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पॉट्स बनेंगे या जो रीजन क्रिएट होगा वो हमारे पास ब्लैक होगा। यानी जिस टाइम पे यहाँ से लाइट इस लैम्प से व्हेन लाइट fall on the crust of the wave, then crust converge light and produce, और हमारे पास प्रोड्यूस करेगा ब्राइट रीजन। और जिस टाइम पे when light fall on the top of the wave, तो then top उस लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज, and creates dark region। और इसके पैटर्न को हमने ऑब्जर्व करना यहाँ पे नीचे है, वो हमने एक्सप्लेन नहीं। यानी जिस टाइम पे रे ऑफ लाइट क्रस्ट के ऊपर पड़ेगी तो वो कन्वर्ज करेगा, ट्रफ के ऊपर पड़ेगी तो वो क्या करेगा जी, डाइवर्ज करेगा। आप इसको समझ यहाँ पे दो चीजें समझनी है। एक जो समझ है वो हमारे पास है वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट क्या चीज होती है, a surface where all points have same phase of vibration। Same phase of vibration इसका मतलब क्या है, surface where all the points have same phase of vibration। अब देखिए लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जिस तरह हमारे पास तालाब है, हम साइड के ऊपर से गुजर रहे हैं, साइड से पत्थर उठाते हैं, उस तालाब के अंदर जाके फेंक देते हैं। हमारे पास जो सोर्स है उस पॉइंट है, वो हमारे पास है स्टोन। जो भी पत्थर जाके पानी में ऐड होता है तो आप देखिए वहां पे हमारे पास इस तरह की वेव जो है वो क्रिएट होती है, इस तरह की कंसंट्रिक सर्कल की फॉर्म में क्रिएट होती है। और ये सर्कल जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा, यानी जितना इक्विलिब्रियम पोजीशन से या मीन पोजीशन से हम अवे जाते जाएंगे, तो हमारे पास वो जो वेव्स है वो प्लेन वेव्स बनती जाएंगी, और जितना इक्विलिब्रियम पोजीशन के करीब होंगे वो हमारे पास सर्कुलर वेव्स बनेंगी। अब यहाँ पे सारा एक चीज समझनी है, ये जो सोर्स है बेसिकली हमारे पास, यहाँ से वेव ट्रेवल करती है ऐसे, इधर से ट्रेवल करती है ऐसे, यहाँ से वेव ट्रेवल करती है ऐसे ऐसे, और यहाँ से ऊपर वेव ट्रेवल करती है ऐसे। अब सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन का मतलब ये है कि इस पॉइंट को उठाए, इसके क्रस्ट को, इसके क्रस्ट को उठाए, इसके क्रस्ट को उठाए और इसके क्रस्ट को, तो एक पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो हमारे पास एक सर्कल बनेगा। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्रस्ट के ऊपर जाए, इसके क्रस्ट पे जाए, इसके क्रस्ट पे जाए, इसके क्रस्ट पे जाए, तो इनको मिलाते जाए तो सबका फेज ऑफ वाइब्रेशन जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो इन पॉइंट्स को हम किसका नाम देते हैं, वेव फ्रंट का। ये सिंपल सा और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। वेव फ्रंट होती है, आपने पानी में पत्थर उठा के फेंका तो आपकी तरफ जो वेव्स बनती हुई आएंगी, दिस इज नोन एज वेव फ्रंट। तो
नियर द इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा उसे बोला जाएगा सर्कुलर वेव फ्रंट। नियर इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी जिस पॉइंट पे आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किए उस पॉइंट के करीब जो वेव्स बनेगी, जो वेव पैटर्न बनेगा उसे हम बोलेंगे सर्कुलर वेव फ्रंट। और जो इससे वेव बनेगा सर्कुलर वेव फ्रंट। और बच्चे जो उससे वेव बनता जा रहा है, ये वाला जो बनता जा रहा है, जितना आगे जाते जा रहे हैं तो ये वाला जो बनता जा रहा है इसे हम बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट, यानी अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, away from equilibrium position। इसको नाम देंगे प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट यानी सर्कुलर आपके पास ऐसा जो सोर्स के करीब होगा और प्लेन जो है वो उससे दूर होगा। ये वाला जो अवे जाएगा उसे बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट, और जो करीब होगा वो सर्कुलर वेव फ्रंट हो जाएगा। तो हमारे पास दो तरह के वेव फ्रंट बन के, एक सर्कुलर बन गया और दूसरा हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट बन गया। फिर स्टूडेंट्स इसमें एक और चीज़ समझनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स को एक्सप्लेन करने से पहले रिफ्लेक्शन डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले आपने एक चीज़ को समझना है, वो हमारे पास एक चीज़ है। रे क्या चीज़ होती है यहाँ पे? आप देखिए जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हमारे पास नहीं है, यानी ये सही है हमारे पास। जो प्लेन वेव फ्रंट्स है वो हमारे पास ऐसे है, ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट आ गया। और एक क्या चीज होगी? ए लाइन ड्रॉन, एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। किधर ड्रॉ करनी है? इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, यानी एक लाइन हमने ड्रॉ करनी है किसकी डायरेक्शन में? वेव मोशन की डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये हमारे वेव फ्रंट आ गया, एक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन में, जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसी डायरेक्शन में और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिस लाइन को हम किसका नाम देंगे? रहेगा ये देखिए, ये हमारे पास वेव फ्रंट है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इधर ही है, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली। इसको हम किसका नाम देंगे? इस लाइन को हम नाम देंगे रहेगा। किसका नाम देंगे? रहेगा। स्टूडेंट्स आपके हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। रे क्या चीज़ है, वेव फ्रंट हमारे पास क्या चीज़ है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी हमने डिस्कस करना है जी प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स। प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने अभी डिस्कस करना है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के बाद सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। देखिए आपने छोटी क्लासेस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता था? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आपने समझना है। पहली बात वैसे मेरे पास वेव ट्रेवल करके जाओगी, या आप लाइट के कॉन्सेप्ट में पढ़े कि मेरे पास एक सरफेस है, लेट्स से सरफेस है मेरे पास ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस के ऊपर लाइट को किसी एंगल से इंसिडेंट करवाता हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से किसी एक पॉइंट से मैं लाइट को इंसिडेंट करवाता हूँ। तो आपने कहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये है कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस एंगल से रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा रहा हूँ? अगर ये वाली बात समझ आ गई आपको रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के केसेस भी समझ आ जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात ये है कि जो आपके पास सरफेस है उस सरफेस का आपने क्या ड्रा करना है? नॉर्मल ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है? नॉर्मल ड्रा करना है। ये मेरे पास आ गई एक सरफेस, मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस का ये नॉर्मल ड्रा करता हूँ।
ये मेरे पास क्या था, नॉर्मल। अच्छा, सरफेस भी आ गई, नॉर्मल भी आ गई। अब जिस भी एंगल से मैं इसको इंसिडेंट करूंगा मुझे पता चल जाएगा। मैं प्रोडक्ट की हेल्प से यहाँ से भी ये कर लूंगा कि कौन सा एंगल है जिससे मेरे ऑब्जेक्ट को इंसिडेंट कर पाता हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं। हमने चैप्टर 3 में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जाके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी करना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक बात लिखी हुई है, सेकंड ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे पास, उसमें ये बात लिखी हुई है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चे देखिए हमारे पास जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट हमारे पास ऐसे चल रही है, इसमें वहां पे देखें, यानी वेव हमारे पास आगे की तरफ ट्रैवल करके जा रही है। ये आ गया हमारे पास वेव फ्रंट, ये आ गया वेव फ्रंट। रे को इधर अभी हमने डिफाइन किया है कि रे क्या होती है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ मोशन की यानी मोशन वेव की मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, वेव की मोशन की जगह डायरेक्शन है और जो वेव फ्रंट है उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन ड्रा करेंगे जिसे रे का नाम दिया जाएगा और रे हमारे पास ऐसे है ये। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे बताइए नॉर्मल के बीच में और जो आपके पास समय है या ये वेव फ्रंट आ गया। अब यहाँ पे नॉर्मल और रे आपस में पैरेलल है, नॉर्मल एंड रे आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल और इनके बीच में एंगल, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रे is 0 degree. According to laws of reflection, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो इंसिडेंस एंगल आपके पास कितना है, 0 डिग्री है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास, 0 डिग्री, यानी थीटा आई भी 0 हो गया, थीटा आर भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। आप मुझे बताएं रिफ्लेक्टेड रे कौन सी डायरेक्शन में होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, ये रिफ्लेक्टेड रे आपके पास इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। अब किसी हमारे एंगल से इसको चेक करते हैं कि हमारे पास अगर नॉर्मल और रे के बीच में एंगल 0 डिग्री ना हो तो फिर हम इसको कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए सिंपल है, ये देखें। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर बच्चे, अगर आपको वो जो फिगर बनाई थी अगर आपको याद रेक्टेंगुलर है उसके अंदर लगा हुआ था वाइब्रेटर, वाइब्रेटर कर रहा था, वाइब्रेट अप एंड डाउन मोशन हो रही थी जिसकी वजह से पानी के मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही थी। उसी डिस्टर्बेंस की वजह से आपके पास वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी। नियर द इक्विलिब्रियम पोजीशन आपके पास सर्कुलर वेव फ्रंट थे और अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन आपके पास प्लेन वेव फ्रंट थे। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया कि जिस डायरेक्शन में वेव मोशन हो रही है उधर जाके हमने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, यानी बैरियर को रख दिया, किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया वेव्स के रास्ते में। जिस टाइम वेव्स आई इसके साथ टकराए तो हमने एंगल चेक किया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में 0 डिग्री था, यानी ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था जो वेव्स के रास्ते में मैंने रखा था और ये इसका जो था ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था और ये इसका नॉर्मल था। अब बच्चे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में थोड़ा सा घुमा देता हूँ, यानी मैं 0 डिग्री को चेंज करना चाह रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ये नॉर्मल है, मैं अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाऊंगा तो नॉर्मल भी घूमेगा या नहीं घूमेगा, तो इसको स्टडी करते हैं कैसे होगा। ये देखें, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का क्या गया, ये आ गया नॉर्मल, सेम वही शेप है वही है, जस्ट मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया, ऐसे था तो ये इसका नॉर्मल था, इसको मैंने ऐसे घुमाया तो नॉर्मल भी घूम गया। अब ये जो है, ये जो मेरे पास आ रही है ये हमारे पास है वेव फ्रंट और रे जो है वो
ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये आपके पास आ गया नॉर्मल, ये आपके पास आ गई है। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर से हमने चेक करना ये कितना एंगल है, ये जो वाला भी एंगल है इसे बोला जाएगा थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही आपके पास रिफ्लेक्टेड का रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्टेड रहेगा आपके पास एंगल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बाउंसिंग बैक होगी जितना इधर एंगल है उतनी ही बाउंसिंग बैक होगी वो आप ये आपके पास इसकी रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी और इसके बीच में जो एंगल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा which is equal to theta। अब यहाँ पे देखिए उसी डायरेक्शन में वापस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से नॉर्मल और अरे आपस में पैरेलल नहीं है, इनका जो है वो जीरो नहीं है, ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर आपके पास उसी डायरेक्शन में वापस नहीं आएगी, तो वो क्या हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे भी जब 0 डिग्री भी है फिर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जिससे 0 डिग्री नहीं है तो उस टाइम पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जितना एंगल यहाँ पे इंसिडेंट वाला बनाएगा उतना ही आपके पास रिफ्लेक्टेड का बनाएगा। ये हमारे पास इसका सेकंड केस है। सेम इसी तरह हमने अभी डिस्कस करना है जी रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अच्छा बच्चे ऐसे सेकंड प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। जो सेकंड प्रॉपर्टी आता है वो हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन का केस। सबसे पहले रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट enter from a rare medium to the denser medium, it bends away from the normal। और सेकंड केस में इसके अपोजिट हो जाएगा कि when ray of light enter from denser medium to the rare medium it bends towards the normal। मतलब क्या है बच्चे, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे दो मीडियम है, अकॉर्डिंग टू लाइट के कॉन्सेप्ट को समझना है फिर उसको हमने वेव के ऊपर अप्लाई करना है। लेट्स ये मेरे पास एक मीडियम है ग्लास का मीडियम, ये वाला ग्लास का मीडियम, और ये ऊपर जो है ये एयर का मीडियम। एक बात तो आपके माइंड में होनी चाहिए कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करने के लिए हमारे पास जरूरी है कि हमने सबसे पहले ड्रा क्या करना है कि जो हमारे पास सर्फेस है उसमें क्या ड्रा करना है, नॉर्मल ड्रा करना है। तो सबसे पहले ये जो सर्फेस है ये जो बाउंड्री है इसके ऊपर हम ड्रा करते हैं जी नॉर्मल। तो ये हमारे पास इसका आगे जी थोड़ा सा सीधा बना देते हैं, ये हमारे पास आ गया नॉर्मल। ये मीडियम है एयर का, ये मीडियम है ग्लास का मीडियम। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब ये होगा जिस टाइम रे ऑफ लाइट एंटर होगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, यानी ये हमारे पास रेयर मीडियम आ गया और ये ग्लास वाला डेंसर मीडियम आ गया। रेयर मीडियम वो होगा जिसकी डेंसिटी हमारे पास होगी कम, डेंसर मीडियम वो होगा जिसकी डेंसिटी हमारे पास कम ज्यादा। यानी जैसे अंदर रेयर से डेंसर मीडियम में अंदर होगा, लेट्स से ये मेरे पास रेयर लाइट है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। रेयर से डेंसर के मीडियम में जाएगा, दो बातें याद रखनी है। एक तो ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब ये है ना बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए इसकी ओरिजिनल अगर मैं डायरेक्शन बात करूँगा ये जो इंसिडेंट है ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है, लेकिन चूंकि रिफ्लेक्शन में हमें एक चीज और भी पढ़ते हैं चेंज इन द डायरेक्शन एंड द स्पीड, तो ये जो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी वो मेरे पास नॉर्मल से अवे जाएगी। नॉर्मल से अवे जाने का मतलब ये है कि इस केस में थीटा
थीटा आई इज लेस देन थीटा आर हो जाएगा। यानी ये मेरे पास आ गया थीटा आई, और इसके साथ ये जो वाला बनेगा वो क्या होगा, थीटा आर। यानी हमें जाने का मतलब ये, यानी जिस टाइम पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी रियल से डेंसर के अंदर, तो आपके पास थीटा आर ग्रेटर होगा थीटा आई की केस में, सॉरी थीटा आई से। और सेकंड केस जिस टाइम पे आपका एंटर होगी आपके पास रियल की जगह डेंसर से रियल में, इसी के अपोजिट हो जाएगा। तो उस टाइम पे अपोजिट केस में आपके पास थीटा आई इज ग्रेटर देन थीटा आर, मतलब बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं होगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें आप शैलो वाटर से डीप वाटर के अंदर, यानी रेयर मीडियम जो है वो मेरे पास हो जाएगा शैलो वाटर, शैलो, और जो डेंसर मीडियम हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा डीपर वाटर, डीपर वाटर। अभी आपको मुझे ऐसे कॉन्सेप्ट को समझना है कि जिस तरह से आप लाइट एंटर होगी शैलो वाटर से डीपर वाटर के अंदर, तो हमें ये चीज क्लियर होगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जिस तरह से आप लाइट एंटर होगी शैलो वाटर से डीप वाटर के अंदर, शैलो टू डीप के अंदर, पहली बात आपने ये याद रखनी है, कंडीशन अप्लाई करनी है, जैसे शैलो टू डीप वाटर के अंदर जाएगी बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब ये थीटा आई इज लेस देन थीटा आर। और जैसे रे ऑफ लाइट इंटर होगी, यानी जिस टाइम पे रियल से डेंसर और डेंसर टू रियल, अब आपके केस में डीप से शैलो वाटर में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, बैंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स, बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल का मतलब क्या है, थीटा आई इज ग्रेटर देन थीटा। फिर एक चीज और भी डिस्कस करते हैं, जैसे शैलो वाटर से डीप वाटर के अंदर आती है, आपको पता है वहां पे जो स्पीड है वो हमारे पास हो जाती है इंक्रीज, स्पीड जिस टाइम पे इंक्रीज होगी तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, स्पीड इंक्रीज होगी तो देन हमारे पास यहाँ पे लैम्डा v क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी लॉस कर देती है। जब डीप सेशन हो जाएगी तो स्पीड आपके पास डिक्रीज होगी, देन वेवलेंथ भी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब शैलो और डीप वाटर, जो कि हम रिपल टैंक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिपल टैंक के केस में हम शैलो और डीप वाटर कैसे बनाएंगे, हमने क्या करना है बच्चे, एक थिक शीट ऑफ प्लास्टिक लेनी, थिक शीट ऑफ प्लास्टिक, उसको वो जो रेक्टेंगुलर है जिसके अंदर वाइब्रेटर लगा हुआ है, मोटर की वजह से वो वाइब्रेट कर रहा है, उसकी वाइब्रेशन की वजह से वेव्स प्रोड्यूस हो रही है और ऐसे ट्रेवल करके जा रही है। आपने क्या करना है, एक शीट ऑफ प्लास्टिक को उसके अंदर जाके रख देना है, वो जो रेक्टेंगुलर है वो उसके अंदर रख देना है। देखिए ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम किसी भी, हमारे पास किसी भी बर्तन के अंदर हमने पानी डाला हुआ है और उसमें जाके किसी एरिया ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जिस जगह पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे वहाँ पे पानी जो है वो पानी की मिकदार कम हो जाएगी और दूसरी जगह पे पानी की मिकदार क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब जिस टाइम पे वेव्स आपके पास शैलो से डीप वाटर में आएगी होगा क्या, अब देखिए इसमें ना ये मेरे पास आती, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे पास है प्लेन वेव फ्रंट, और यहाँ पे हमने क्या रख दी, थिक शीट ऑफ प्लास्टिक ये बनी रख दी। ये मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है ये उसका क्या है, नॉर्मल आ गया, और ये वाली जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मेरे पास रहे आ गया, यानी ये थिक शीट ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल और ये रे। अब देखिए नॉर्मल और जो रे उसके बीच में एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रे, यानी थीटा बिटवीन नॉर्मल एंड रे,
वो कितना है 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों है? क्योंकि रे और नॉर्मल आपस में क्या कर रहा है। जब आपके पास हमेशा रिफ्लेक्शन की कंडीशन में ध्यान रखना है कि जैसे अगर दोनों पैरेलल हो गए रे और नॉर्मल, तो आपके पास कोई भी चेंज उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो आपके पास है उसी तरह जाएगी। ये सेकंड रे आगे यहाँ पे, तो ये आगे भी ऐसे ही जाएगी। ये थर्ड रे आगे, ये भी आगे ऐसे ही जाएगी। और अगर एंगल 0 डिग्री ना हो तो फिर क्या होगा हमारे पास? एंगल 0 डिग्री ना हो, ग्रेटर देन 0, तो फिर हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, मतलब ऑब्जेक्ट पहले ऐसे था, मैंने थोड़ा सा इसको घुमा दिया, घुमाया तो नॉर्मल भी घूम गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगेन इसी तरह यहाँ पे बना लेते हैं। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ये मेरे पास वेव फ्रंट आ गया, उसके इसको सीधा बना दें। ये मेरे पास थोड़ा सा इसको घुमाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा दें। ये जैसे हम इसको घुमाएंगे तो नॉर्मल भी हमारे पास घूम जाएगा, नॉर्मल ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ गया नॉर्मल, ये नॉर्मल आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, यानी ऑब्जेक्ट की सरफेस, ये वेव फ्रंट आ गया। कौन से वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट है। अब देखिए जैसे रे ऑफ लाइट, रे को ऐसे इंसिडेंट करूँगा, यानी वेव ऐसे आएगी, तो ये नॉर्मल के साथ ये मैं बना रही है या नहीं बना रही? और कैसे डिस्कस करूँ शैलो वाटर टू डीप वाटर, तो जैसे शैलो से डीप वाटर के अंदर जाएगी तो आपके पास बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये है कि अगर मैं इसको इस ओरिजिनल डायरेक्शन को इसलिए, लेकिन ये कितना बैंड होगी? नॉर्मल से अवे जाएगी, ये ऐसे बैंड हो जाएगी ये, तो ये मेरे पास कौन सी आ गई? रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे जो एंगल है वो कौन सा एंगल आ, और यहाँ पे कौन सा एंगल है? थीटा आई, यानी थीटा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ऐसे इसको देख लें, थीटा आर इज ग्रेटर देन थीटा आई, यानी जिस टाइम पे एंगल 0 डिग्री नहीं होगा, नॉर्मल और रे के बीच, ये नॉर्मल आ गया, ये रे आ गया, ये प्लेन वेव फ्रंट आ गई, ये उसका ऑब्जेक्ट आ गया, ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई। जब 0 डिग्री नहीं होगा तो आपके पास ये इस तरह जो है दूसरे मीडियम में जाके उसकी डायरेक्शन में क्या आ जाएगी? चेंज आ जाएगी। ये दो केसेस है आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स को, जो हमारे पास है डायफ्रैक्शन। सबसे पहले तो डायफ्रैक्शन समझते हैं होता क्या है, और ये तीनों केसेस हम पढ़ते हैं के अंदर ही डिस्कस कर रहे हैं। डायफ्रैक्शन सबसे पहले डेफिनेशन, द बेंडिंग ऑफ द वेव्स, the bending of waves around the corners of obstacle, यानी जो हमारे पास प्लेन वेव से वेव हो रही है ना, प्लेन वेव फ्रंट, उनके रास्ते में हमें क्या करना है? दो ऑब्स्टिकल रख देना, एक ये और एक ये। आप मुझे बताएं इसके कॉर्नर के साथ जिस टाइम पे आपकी वेव टच होगी तो वो कैसे जाएगी? तो हमारे पास ये डिपेंड करता है कि हमारे पास इनके बीच में सेपरेशन या इनके बीच में जो डिस्टेंस है इन ओपनिंग के बीच में वो कितना ज्यादा है। इसमें दो केसेस है। अगर आपके पास सेपरेशन या डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्स्टिकल is equal to the wavelength of the wave, ये थोड़ा सा लेस भी हो सकता है, ऑफ द वेव। वेवलेंथ क्या चीज है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेवलेंथ हमारे पास ये डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ड्रॉप, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला दो क्रस्ट के बीच का, या इसी तरह नीचे दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है। अगर बच्चे ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ और ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए,
अगर लेस देन या इक्वल टू का केस ना हो, ग्रेटर देन का केस, और अगर इस सप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ से ज्यादा होगा, तो जो आपके पास वेव्स बनेगी ना वो स्क्वायर फॉर्म में बनेगी। सेकेंड बात, if the distance between, बल्कि इसको लिखने से पहले इसको मैथमेटिकली आप लिखना चाह रहे हैं तो मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस s इज इक्वल टू वेवलेंथ, या जो डिस्टेंस है थोड़ा सा कम होगा, कंपेरेबल साइज की अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, थोड़ा सा कम होगा तो आपके पास स्क्वायर बनेगी। और ये सेकंड केस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्स्टिकल and if the distance between two obstacles is greater than this wavelength of the wave, और जब कैसी वेव्स बनेगी आपके पास स्क्वायर फॉर्म में, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट दी होती है, इसी तरह की, मतलब ये एक ऑब्स्टिकल आ गया, ये आपके पास दूसरा आ गया, तो यहाँ पे जो वेव्स बनेगी ना ये इस और ये वेव्स उसी तरह आ रही है, यहाँ से वैसे यहाँ पे रहे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी जिस टाइम पे एस जो है वो ग्रेटर देन लैम्डा होगा तो वेव्स किस फॉर्म में क्रिएट होंगी, स्क्वायर फॉर्म में। किस में, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट होती है। ये हमारे पास आज का टॉपिक था, प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स, यानी देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स हमने डिस्कस किया आपकी बुक के रिगार्डिंग, एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन और थर्ड वन इज द डायफ्रैक्शन, और तीनों को हमने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ तीनों को हमने एक्सप्लेन किया रिपीटेड वाले एक्सपेरिमेंट को सामने रखते हुए, और तीनों में हमारे पास तीनों केसेस में, डायफ्रैक्शन के केस में भी ये जो प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास बन रही है ये वाइब्रेटर को वाइब्रेट करने की वजह से बन रही है, और वाइब्रेटर जो वाइब्रेट हो रहा है वो हमारे पास मोटर के साथ कनेक्टेड है, तो उसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।